तो हम सब लोग जानते हैं कि यूएसए ने इंडिया पर टैरिफ्स लगाए हुए हैं और कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक छोटा डाउट है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे। क्या वो बहुत गहरा इफेक्ट होगा? और यहाँ से क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं कि क्या ये सिर्फ एक इकोनॉमिक स्टेप है या फिर इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटजी छुपी हुई है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट है इस चीज़ को लेकर। तो आज इस वीडियो में हम वो सब डाउट्स क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है इसको टैकल करने के लिए और वो कौन कौन सी 5 स्ट्रेटेजीज इंडिया फॉलो करेगा। साथ ही साथ इंडिया कैसे ग्लोबल लेवल पर इस चीज़ से टैकल करेगा और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इंडिया की इफेक्ट होंगी और उन इंडस्ट्रीज को इंडिया कैसे कैसे सपोर्ट या फिर रिवाइव कर सकता है। तो हम आज ऐसे 5 डिफरेंट स्टेप्स के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत ने प्लान किए हैं, जिनके तहत भारत इस टैरिफ के इम्पैक्ट को मिटिगेट करके देश को सुरक्षित करेगा इस टैरिफ वॉर से। तो ध्यान रहे, ये सिर्फ सर्वाइवल का खेल नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म सोच का हिस्सा है। अगर मैं कंटेक्चुअलाइज करूं तो इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता यह है कि 2024 में अगर हम भारत के एक्सपोर्ट अमेरिका को देखें तो हमारा एक्सपोर्ट 91 बिलियन डॉलर्स का था। उस समय भी टैरिफ लगी थी और उस समय टैरिफ थी सिर्फ और सिर्फ 3%। सोचिए 3% से डायरेक्टली 50%। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक्स पर एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। लेकिन 2025 में जब ट्रम्प सरकार आई, इसके बाद ये 91 बिलियन डॉलर की जो बास्केट थी हमारी एक्सपोर्ट की, उसमें आज जो टैरिफ लगाई गई है वो है अप्रॉक्सीमेटली 50%। तो क्या ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक है या फिर एक नई ट्रेड वॉर की शुरुआत है? चलिए जानते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये टैरिफ 50% टैरिफ जो लगभग है, ये 60 बिलियन डॉलर के जो एक्सपोर्ट को आज इफेक्ट करेगी हमारी। लेकिन कहीं ना कहीं 30% आज हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू ऐसा है जिसके ऊपर कोई भी टैरिफ लगाई ही नहीं गई। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे 2 सेक्टर्स निकल के आते हैं। द वन इज ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड द सेकंड वन इज पेट्रोलियम। अब यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आता है कि यार ये 2 हमारे महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, पहला फार्मास्यूटिकल है और दूसरा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इन 2 सेक्टर्स को अनटच्ड रखा गया है, मीन्स इन दोनों को छुआ भी नहीं गया। तो क्या अमेरिका को खुद की इनकी ज़रूरत है? क्योंकि ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी अमेरिका को नीड है और यहाँ पर अमेरिका ने जहाँ अपनी सप्लाई चेन्स दूसरों के साथ डाइवर्सिफाई कर रखी हैं, उन सेक्टर्स में उसने हमारे ऊपर टैरिफ लगाई है। मतलब ये एक सिलेक्टिव टारगेटिंग की गई है। बट खेल क्या है, चलिए समझते हैं। इसकी वजह से भारत की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इफेक्ट होंगी वो जानते हैं। हमारी गारमेंट इंडस्ट्री जो कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसके साथ साथ हमारे जेम्स और ज्वेलरी वाली इंडस्ट्री, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और कोस्टल एरियाज में जो श्रिम्प होती हैं उनकी इंडस्ट्री, इसके साथ कारपेट और फर्नीचर इंडस्ट्री। अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो ये सब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं। और जब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इन पर कोई कोई भी कदम उठाए जाते हैं तो वो भारत के रोजगार पर सवाल आता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट पर सवाल आता है। बिकॉज इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पर ही होता है। तो ये एक सवाल उठता है कि क्या ये एक टारगेटेड स्ट्राइक है भारत के रोजगार पर? ओके, डिस्कस करते हैं। तो आज इन इंडस्ट्रीज के ऊपर टैरिफ की जो आंच आई है, इस आंच से बचने के लिए भारत ने क्या क्या 5 कदम उठाए हैं, अब हम लोग वो डिस्कस करते हैं। और वही है हमारा आज का रियल पॉइंट ऑफ डिस्कशन, असली विषय वही है हमारा। सबसे पहली चीज़ ये है कि भारत ने इस आपदा को अपना स्ट्रेंथ बनाया है। यहाँ पर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हाँ, एक अनसर्टेनिटी का माहौल है और इस अनसर्टेनिटी के माहौल में एक सर्टेनिटी लाना और एक नेशनल रिसोर्स बनना जरूरी है। इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए भारत ने 5 अलग अलग प्रकार के कदम उठाए हैं। उसमें सबसे पहले यह है कि इकोनॉमिक लेवल पर एक नियम लिया गया है कि हम काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज में इनपुट कॉस्ट को कम करेंगे। सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये कॉस्ट कटिंग है या फिर एक नए भारत का ब्लूप्रिंट है, ये भी सवाल है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गया, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया। और इसी के नज़रिए से अगर आप देखो तो पिछले एक हफ्ते में भारत की तरफ से जो नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, इसके ऊपर जो खर्चा की जा रही है और नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के ऊपर
जो कार्य किया जा रहा है उसके तहत सिंप्लीफाई किया जा रहा है इन लेबर लॉज को। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और साथ ही हमें एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर डोमेस्टिक कैपेसिटी जो है हमारी उसको बिल्ड किया जा रहा है, उसको इंक्रीज किया जा रहा है ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाए। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे कि आईआईटी से लेकर और कोई भी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यहाँ पर भी एक कॉन्सर्टेड लेवल पर प्लान बनाया गया है कि रिवर्स इंजीनियरिंग को प्रमोट करो। अब हम लोग जानेंगे कि इस रिवर्स इंजीनियरिंग को प्रमोट करने के पीछे रीज़न क्या है, इसको भी जानेंगे। चलिए, अब ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग है ये भारत के लिए एक नया उड़ान का रास्ता भी बन सकती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं 50 साल पहले फेरमा सेक्टर में ये रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की गई थी और भारत के पास एक इतिहास रहा है कि आज से 50 साल पहले जो काम हमने किया था और उसे अपनाकर हमने कुछ जेनेटिक ड्रग्स को मैन्युफैक्चर किया और उसके बाद आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल सप्लायर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वही कहानी अब इंजीनियरिंग और हार्डवेयर इंडस्ट्रीज में रिपीट हो सकती है? तो अब समय आ चुका है कि ये रिवर्स जो इंजीनियरिंग की मेथोडोलॉजी है इसको भारत खुद का एक मतलब जो एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ ही उसको अब रेप्लिकेट किया जाए मोटर मैन्युफैक्चरिंग में, वॉल मैन्युफैक्चरिंग में, पंप मैन्युफैक्चरिंग में, हार्डवेयर लेवल पर और सबसे बड़ी बात मशीन टूल्स के लेवल पर। यहाँ पर ओपन एक्सेस जो प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे इनके तहत जो टेक्नोलॉजिकल ब्लूप्रिंट्स बनेंगे जो रिवर्स इंजीनियरिंग भारत करेगा आने वाले समय में, भारत इन्हीं ब्लूप्रिंट्स को इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा और ओपन आर्किटेक्चर के तहत शेयर करेगा। इस चीज़ को हमें थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। आप सब जानते हैं कि भारत किस प्रकार से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहा है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। हम लोग ग्लोबल साउथ की जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रा प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो आज रिवर्स इंजीनियरिंग के ओपन एक्सेस टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट्स होंगे ना, वो आने वाले समय में भारत को मतलब इनको भी भारत ग्लोबल साउथ को प्रोवाइड करेगा। ग्लोबल साउथ ये ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड करने के वजह से भारत ये चीज़ इंश्योर कर पाएगा कि आने वाले समय में ग्लोबल जो साउथी कंट्रीज़ हैं जब कल को वो भी राइज करेंगी तो इस प्रकार एक एक्सटॉर्शनिस्ट पॉलिसीज़ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की है, जैसे कि अमेरिका की है और बाकी जो कंट्रीज़ की हैं, आपका यू हो गया, यूके हो गया, जो अपना रहा है, उनसे वो बच पाएंगे। वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। मतलब एक बात क्लियर है कि भारत अपनी स्ट्रैटेजी सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा, वो ग्लोबल साउथ के लिए एक शील्ड भी क्रिएट कर रहा है। ये भारत के लिए एक ऐसा गोल्डन मोमेंट है कि भारत ने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत यहाँ पर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को फ्यूचर में बचाने के लिए डोमेस्टिक इनिशिएटिव लिया है। ये उनको भी मदद करेगा। और यहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं है कि अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके इन सारे सेक्टर्स में रिवर्स इंजीनियरिंग का एक कल्चर लेकर आएंगे तो इससे सबसे बड़ी बात जो भारत के माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर हैं उनको बहुत एग्रेसिव लेवल पर बढ़ावा भी मिलेगा। ये भारत की आज की रणनीति है। भारत ने इसके साथ साथ थर्ड लेवल पर जो नई स्ट्रेटजी सोची है वो है कि एक नेशनल ट्रेड नेटवर्क को कंसेप्चुलाइज किया जा रहा है। मैं रिपीट करता हूँ, एक नेशनल ट्रेड नेटवर्क को कंसेप्चुलाइज किया जा रहा है। मतलब क्लियरली है कि इस नेशनल ट्रेड नेटवर्क के तहत भारत 1 लाख डेडिकेटेड जो स्मॉल बिजनेस हैं उन्हें पुश देगा और उनको एक्सपोर्टर्स कैटेगरी में लाकर अल्टरनेटिव मार्केट्स में पुश करेगा। मतलब एकदम क्लियरली भारत अमेरिका के प्रेशर को तोड़कर नए मार्केट्स की तरफ बढ़ना चाहता है। ये चीज़ हम इस चीज़ से समझ सकते हैं। भारत आज ग्लोबल साउथ की जो अन्य कंट्रीज़ हैं जो हमारे लिए अल्टरनेटिव मार्केट्स हैं अमेरिका के सिवाय, उनमें अपने एक्सपोर्ट्स को एक्सपेंड करने की सोच रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो क्राइसिस के अंदर से निकली है। भारत की चौथी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए भारत ने 2020 से ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई थी जिसे हम बोलते हैं PLI स्कीम। लेकिन अब एक ट्विस्ट है, अब उन्हीं PLI स्कीम्स को रिवैम्प
किया जा रहा है और उन्हें एक नए रूप में लाया जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं PLI 2.0। अभी तक हमने देखा कि PLI के तहत जो हमारा टारगेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को हमें अट्रैक्ट करना था, लेकिन आज जो भारत की सोच है वो ये है कि PLI स्कीम्स के तहत अब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ सर्विस सेक्टर में भी फोकस करेंगे। और इसी के लिए भारत की तरफ से एक नई इनिशिएटिव शुरू की गई है जिसका नाम है ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। आज भारत के पास 1900 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं जो इस दुनिया के बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मिस्ट्री ये है कि जब भारत GCCs के जरिए सर्विस एक्सपोर्ट्स को और एक्सपेंड करेगा तो क्या जो ये टैरिफ्स हैं इनका इम्पैक्ट पूरा हो पाएगा न्यूट्रलाइज? द आंसर इज नो, पूरा नहीं हो पाएगा। और भारत की जो प्लानिंग है वो ये है कि आने वाले 5 साल में जो 1900 GCs की संख्या है वो बढ़कर 3500 से ज़्यादा लेके जाना है। मतलब भारत की जो एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी अब सिर्फ माल भेजने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सर्विसेज के जरिए भी रेवेन्यू जनरेट करने की प्लानिंग है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तो है रेवेन्यू जनरेट करने की प्लानिंग, लेकिन अब वो रेवेन्यू सर्विस सेक्टर से भी जनरेट करने की प्लानिंग इंडिया कर रहा है। इसके साथ साथ भारत की जो 5वीं और सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है वो है कि हम बायलैटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए अपने लिए नए मार्केट्स ढूंढ रहे हैं। आज भारत यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करने के फाइनल स्टेज पर है और इसी के साथ भारत की UK के साथ भी बातचीत चल रही है और लैटिन अमेरिका के कई देशों के साथ भी भारत ने अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फाइनलाइज कर रखा है। तो सोचो ज़रा, अगर भारत UK, लैटिन अमेरिका और एक नए मार्केट के रूप में ओपन कर लेता है तो क्या हम अमेरिका के 91 बिलियन एक्सपोर्ट डिपेंडेंस से आज़ाद हो जाएंगे? चलिए, इसका सस्पेंस तो अभी बाकी है और देखते हैं कि क्या ये नए ट्रेड एग्रीमेंट्स में इतने फास्ट कंक्लूजन हो पाएंगे कि नहीं। जितनी तेज़ी के साथ टैरिफ्स लग रहे हैं, क्या हम उतनी तेज़ी से इन्हें कंक्लूड कर पाएंगे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन सब स्ट्रेटजीज के बीच में एक और हिडन चीज़ चल रही है, उसे भी जानते हैं। भारत ने अपने करेंसी सेटलमेंट मैकेनिज्म पर भी काम करना शुरू कर दिया है। मतलब भारत अब डॉलर को डिपेंडेंस की, जो डॉलर के ऊपर हम डिपेंड है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये है कि जो इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट है ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है कि नहीं भारत की तरफ से। वो लोग, आप सोचोगे इसको, रशिया, UAE और ईरान के साथ भारत ने एक रूपी ट्रेड मैकेनिज्म पर ऑलरेडी बातचीत शुरू कर दी है, जिसके तहत हमने देखा भी होगा कि कई नए नए करेंसीज जो हैं जिनकी फ़ोटोज़ और वीडियोस निकल कर आई थी कि प्रिंट हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता है तो भारत को अपने एक्सपोर्ट्स के लिए डॉलर के जो टेंट्रम है उन्हें झेलना नहीं पड़ेगा। और सोचिए ज़रा कि अगर भारत की एक्सपोर्ट्स रूपी या फिर किसी थर्ड पार्टी करेंसी में होने लगे तो अमेरिका के टैरिफ्स का जो असर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और यही वो लॉन्ग टर्म गेम है जो शायद अभी आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मिस्ट्री सवाल अभी भी हवा में है कि क्या अमेरिका ये जो टैरिफ्स भारत को दबाने के लिए लगाए गए हैं, ये फिर यही टैरिफ्स भारत को एक नए सुपर पावर बनने की तरफ धकेल देंगे। अब इसका जवाब जो है वो सिर्फ वक्त देगा, लेकिन एक बात तय है कि भारत ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए जो 5 कदम उठाए हैं वो कल के ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को बदलने की क्षमता रखते हैं। और अब असली जो ट्विस्ट है वो ये है कि जब पूरी दुनिया सोच रही है कि टैरिफ्स की वजह से भारत की ग्रोथ रुक जाएगी, शायद वही भारत नेक्स्ट इकोनॉमिक लीप के लिए कैटलिस्ट बन सकती है। थैंक यू ऑल।